ये तो मतलब दुनिया के जितने भी फैक्टर आप सोच सकते हैं सबके ऊपर डिपेंड करता है। पहली बात तो ये है, गोल्ड एज इज प्रोबेबली द बेस्ट इंश्योरेंस अगेंस्ट अनसर्टेनिटी वर्ल्ड ओवर फॉर एजेस। तो कोई भी अनसर्टेनिटी जब वर्ल्ड में आ जाता है, जैसे कि आज के दिन में हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी में बहुत सारे अनसर्टेनिटीज आए हैं, ऑयल प्राइसेस आर मूविंग अप, सो देयर इज ए फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, तो गोल्ड प्राइस बढ़ रहा है। तो कभी भी कोई अनसर्टेनिटी आता है, गोल्ड प्राइस बढ़ता है। नाउ ये अनसर्टेनिटी कौन सा तरफ से आएगा, क्या चीज का अनसर्टेनिटी होगा, ये तो डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल है। और एक चीज यहां पे हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि गोल्ड प्रोबेबली इज वन ऑफ द कमोडिटीज जहां पे परफेक्ट कंपटीशन है। देयर कैन नॉट बी एनी इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड हु कैन इन्फ्लुएंस गोल्ड प्राइसेस। बाकी बहुत सारे कमोडिटीज ऐसे हैं, बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जहां पे कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कोई कंट्री प्राइस इन्फ्लुएंस कर पाता है, पर गोल्ड ऐसा एक कमोडिटी है, किसी के बस का नहीं है कि इसका प्राइस इन्फ्लुएंस करे। लेते हैं आज का अगला सवाल जो कि भेजा है मेरठ से शान ने। मुझे अपने पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा गोल्ड के अंदर लगाना चाहिए? बहुत ही बुनियादी सवाल, कितना हिस्सा लगाना चाहिए? देखिए, हम लोग तो ऐसा बताते हैं नॉर्मली कि अगर आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट 10% यू शुड कीप इन गोल्ड। नाउ दैट गोल्ड कैन बी इन फॉर्म ऑफ ज्वेलरी इफ यू ऑलरेडी हैव ज्वेलरी। इफ यू डोंट हैव ज्वेलरी, प्लीज गो एंड बाय, डिपेंडिंग ऑन योर पोर्टफोलियो साइज, आइदर कॉइन्स और बार्स, और इन्वेस्ट इन गोल्ड ETF। लेकिन अगर हम बाकी एसेट क्लासेस से अगर कंपेयर करें, तो अगर आप थोड़ी जानकारी दें कि गोल्ड के रिटर्न्स किस तरीके से रहे हैं। ऐसा है कि गोल्ड का रिटर्न हैज नॉट प्रोबेबली मैच्ड द इक्विटी रिटर्न ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, but it has definitely performed better than most other debt securities in the market. To an extent, it has performed better than a lot of other commodities. पर इक्विटी के कंपैरिजन में इसका रिटर्न कम रहा है। बट जैसे कि मैं कह रहा था कि दिस इज अ परफेक्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, अनसर्टेनिटी, कॉन्टिंजेंसी। जैसे कि ये बता रहे थे कि कभी भी मिडल ऑफ द नाइट ऑल्सो एनीवेयर इन द वर्ल्ड आप गोल्ड को लेके जाइए, आपको वैल्यू मिल जाएगा। एंड वो वैल्यू सारा दुनिया में एक रहता है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में एक वैल्यू है, अमेरिका में दूसरा वैल्यू है। धर्मेश, जब काफी लोग जो आम निवेशक हैं, जो निवेशक नहीं है बट गोल्ड ज्वेलरी हमेशा रखते होंगे, तो जब जरूरी है कि जब आप निवेश के लिहाज से गोल्ड को देखें तो ज्यादातर गोल्ड कॉइन्स या जैसे सुदीप भी बात कर रहे थे कि बार्स की ओर ही ध्यान रखें, तो ज्वेलरी से किस तरीके से आप नुकसान हो सकता है अगर आप उसे एक निवेश के तरीके से लें? नुकसान शब्द से एतराज लूंगा, क्योंकि ये नुकसान नहीं, क्योंकि ये एक एसेट क्लास है जो आप डुअल पर्पस, आपका निवेश इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको इन्वेस्टमेंट मिलता है, और आपने पहनावे के लिए जो ज्वेलरी पहनी है, तो इसमें एक यही एसेट क्लास है जिसमें आपको डबल एडवांटेज है। आप और कोई भी कमोडिटी लीजिए, आपने मान लीजिए एक नई गाड़ी ली, एक बार शोरूम से बाहर पड़े तो उसकी वैल्यू उतनी थोड़ी डिप्रिसिएट हो जाती है, या आपने कोई रेफ्रिजरेटर लिया या वॉशिंग मशीन लिया, तो वो यूज करने के समय आपका कंपैरिजन अगर आप गहनों से करें तो गहनों में आपका अप्रिसिएशन हो रहा है गोल्ड प्राइस के साथ। उसमें हाँ, अगर आप वही गहना, आपने एक सोने का बार या कॉइन आपने लिया है और उसको आपने कन्वर्ट किया है एक ज्वेलरी के और एक गहने के तौर पे, तो उसमें एक लेबर लगता है, उसमें एक आपने एक प्रोसेस से उसे कन्वर्ट करके आपने एक सुंदर सा गहना बना दिया है, तो वो गहना बनने के लिए एक खर्च लगता है। तो वो अगर है, अगर आप उसी चीज को अगर आप फिर से पिघला के एक कॉइन बनाना चाहते हैं, तो जो आपने निवेश किया था उस चीज को गहना बनाने में, वो आपका नुकसान हो जाएगा। बट ये नुकसान नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर ज्यादातर अपने यहाँ पे शादियों के साथ गोल्ड का संबंध बहुत ही गहरा है। शायद कोई ऐसा हिंदुस्तान में कोई ऐसी शादी नहीं होगी जहां पे गोल्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। और ज्यादातर निवेश के तौर पे भी ज्यादातर हमारे यहाँ पे लोगों ने जैसे ही अपने घर में कोई नई औलाद पैदा होती है, तब से शायद गोल्ड उसके शादी के लिए अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, या इन्वेस्ट करने लोग शुरू कर देते हैं। तो एडवांटेज ज्वेलरी का हमेशा रहता है कि आपने, जैसे मैंने कहा कि आपको डुअल एडवांटेज है, ये और कोई कैटेगरी आपको नहीं दे पाता है। बिल्कुल, धन्यवाद आप दोनों का कार्यक्रम में आने के लिए और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। पहला कदम में आज के लिए बस इतना ही। अपने सवाल हमें भेजते रहिए paisa@moneycontrol.com पर।
जाते जाते एक बार फिर नजर डालते हैं सोने में निवेश के तरीकों पर। सोना खरीदना निवेश का सबसे पुराना और भरोसेमंद तरीका है। यही एक ऐसा अकेला निवेश है जो मुनाफे के साथ आपकी खूबसूरती में भी चार चांद लगा सकता है। सोने में निवेश आप कई तरीकों से कर सकते हैं। आप चाहे तो सोने के जेवरात, बार या सिक्के खरीद सकते हैं या फिर डीमैट फॉर्म में सोना खरीद सकते हैं। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो अपने शहर के किसी भरोसेमंद ज्वेलर से खरीद सकते हैं। कई बैंक भी अब सोना बेचते हैं। बैंक से सोना के साथ उसकी शुद्धता का सर्टिफिकेट भी मिलता है, लेकिन इसके लिए बैंक सोने की कीमत का 15% तक प्रीमियम भी चार्ज करते हैं। इसके अलावा बैंक सोना सिर्फ बेचते हैं, उसे वापस नहीं खरीदते। अगर आप डीमैट फॉर्म में सोना खरीदना चाहते हैं तो आप गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का रास्ता चुन सकते हैं। ये फंड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं और आम शेयरों की तरह खरीदे बेचे जाते हैं। इनमें किसी ब्रोकर के जरिए आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा सोने के जरिए निवेश का एक और तरीका है गोल्ड डिपॉजिट स्कीम का। ये योजना कई सरकारी बैंकों में उपलब्ध है। बैंकों में जमा किए गए सोने की कीमत के बराबर रकम पर योजना के तहत वेल्थ टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन आपके सोने के गहने को गलाकर उसे सोने के बार में बदल दिया जाता है। इसलिए शायद ये योजना ज्यादा लोकप्रिय नहीं है।